Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I hope you all are doing great and preparation is going on as far as your board examination is concerned. आज के इस ORCC सेशन में जिस चैप्टर के मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. So it is print culture and the modern world. So without wasting the time, let us see here. Let us see the expected questions of the chapter. Long answer type question में examiner क्या questions पूछ सकता है इस वाले चैप्टर में से? Why did some people in 18th century Europe think that print culture would bring enlightenment and despotism? So you can see here कि आपने बोलना है कि 18th सेंचुरी यूरोप में ना कुछ लोगों की ये ओपिनियन थी कि जो प्रिंट कल्चर है इससे एनलाइटनमेंट आएगी यूरोप में, विच इज जो आपने पढ़ा होगा कि इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट एंड डेस्पोटिज्म. ठीक है ना? तो डेस्पोटिज्म के बारे में भी आपने पढ़ा होगा जहां पे ना किंग्स की जब हम बात करते हैं वो अनलिमिटेड पावर्स दे आर एक्सरसाइजिंग, दे आर एंजॉइंग एंड उनकी पावर्स के ऊपर कोई चेक नहीं है. देन यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रिंट टू द स्प्रेड ऑफ नॉलेज? नॉलेज को स्प्रेड करने में ना प्रिंट का क्या रोल है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. कि प्रिंट कल्चर ने कैसे नेशनलिज्म के इमर्ज होने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया में. देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर इन 19th सेंचुरी इंडिया मीन टू? कि जो इंडिया में 19th सेंचुरी में प्रिंट कल्चर स्प्रेड हुआ और ना उस प्रिंट कल्चर के स्प्रेड होने में इन लोगों ने उसके बारे में क्या सोचा? लाइक फॉर एग्जाम्पल ना विमेन के बारे में आपने बोलना है, पुअर लोगों के बारे में आपने बोलना है और रिफॉर्मर्स के बारे में आपने बोलना है. ठीक है ना? व्हाट डिड द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर इन 19th सेंचुरी इंडिया मीन टू? ठीक है, टू दीज पीपल आई मीन टू से विमेन, पुअर एंड द रिफॉर्मर्स. और ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड प्रिंट कल्चर अफेक्ट विमेन इन द 19th सेंचुरी इंडिया? 19th सेंचुरी इंडिया में प्रिंट का क्या इंपैक्ट पड़ा विमेन के ऊपर, उस चीज को आपने एक्सप्लेन करना है. तो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन जो इस वाले चैप्टर से रिलेटेड आ सकते हैं. राइट शॉर्ट नोट ऑन गुटनबर्ग प्रेस के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना होगा. या हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस? हाउ डिड ही डेवलप द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी? किसने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया एंड इस टेक्नोलॉजी को उसने कैसे डेवलप किया? देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, वेरी शॉर्ट आंसर में it is write a note on the vernacular press act. 1878 में vernacular press act ना पास किया गया, तो उसके बारे में आपने लिखना होगा. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 is give reasons for the following. Martin Luther was in favor of print and spoke about in praise of it. कि जो मार्टिन लूथर था he was in favor of print and उसने जो मार्टिन लूथर था ही स्पोक इन प्रेज ऑफ द प्रिंट. या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड मार्टिन लूथर्स राइटिंग ब्रिंग अबाउट द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन? कि मार्टिन लूथर की जो राइटिंग्स हैं उसने कैसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन लाई. ठीक है? सो दीज आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. इसके अलावा और क्या एडिशनल क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आ सकते हैं? Number 1, you can see here, write a short note on the manuscripts and what were the drawbacks of manuscripts. Manuscripts क्या होते हैं और उनकी drawbacks के बारे में आपने लिखना है. Then और भी कुछ terms आ सकते हैं, very short answer type questions या important terms like we have calligraphy is there, then we are having vellum is there, ballad is there, taverns is there, inquisition is there, seditious is there, despotism is there, fatwa is there, sambad kumudi is there,
दीवान इज देयर. दीज आर द स्मॉल टर्म्स जिनसे रिलेटेड वन वर्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. उसके बाद में व्हाट वाज द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट जापानीज बुक. ठीक है. उसके बाद में हुज नेम इज एसोसिएटेड विद केसारी. देन idolater on came to be known as. Then Amar Jiban is an autobiography written by. Then we are having the fastest Stri Dharm Vichar was written by. Then we are having what do you know about the इक्यो के बारे में आप क्या जानते हो, या उसके बारे में आपने लिखना होगा. सो दीज आर द सम ऑफ द एडिशनल क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से एग्जामिनर एग्जाम में डाल सकता है. दैट इज प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड. ठीक है. तो इसमें आप देखोगे इस वाले चैप्टर में हम देखेंगे, हम आएंगे अब सीधा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से. इसमें पहले जो है, पहले वाला जो आप देखोगे नंबर 1 यू कैन सी हियर वी आर हैविंग द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स. ठीक है ना. फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स की जब हम बात करते हैं तो अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हुई चाइना में. ठीक है. अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो चाइना में डेवलप हुई, वो जापान में डेवलप हुई एंड वो कोरिया में डेवलप हुई, जिसको बोला जाता था हैंड प्रिंटिंग. बात समझ में आ रही है. कभी हैंड प्रिंटिंग से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. तो यहां पे आप याद रखोगे कि अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हुई चाइना में, जापान में, कोरिया में, एंड दैट इज कॉल्ड एज द हैंड प्रिंटिंग. उसके बाद में फ्रॉम AD 576 के ऑनवर्ड्स आप देखोगे बुक्स इन चाइना जो थे उनको प्रिंट किया गया. कैसे प्रिंट किया गया? बाय रबिंग पेपर को रब किया गया. किसके साथ? अगेंस्ट इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स. ठीक है ना. फ्रॉम AD 567 के ऑनवर्ड्स फिर हुआ क्या? उसके बाद में आप देखोगे बुक्स जो है चाइना में प्रिंट होने लगी. कैसे? कि पेपर को रब किया जाता था अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स, एंड उसको बोला जाता था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बोला जाता था. तो ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी आप याद रखोगे कि ये होती क्या है. उसके बाद में कब से ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो ना ये स्टार्ट हुई? तो चाइना में फ्रॉम AD 576 ऑनवर्ड्स. उसके बाद में देन वी आर हैविंग दिस नेक्स्ट वन जो है आप देखोगे कैलीग्राफी से रिलेटेड भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन डाला था. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में. तो कैलीग्राफी की जब हम बात करते हैं, कैलीग्राफी क्या है? ये है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलाइज्ड राइटिंग. ठीक है ना. आर्ट कैलीग्राफी क्या है? इज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलाइज्ड राइटिंग. एंड जिसमें आप देखोगे सुपर्बली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन जो है ना कुड डुप्लीकेट इट विद एक्यूरेसी. कि जो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन हैं वो क्या करते हैं? वो विद एक्यूरेसी इसको क्या करते हैं? डुप्लीकेट करते हैं. जब हम बात करते हैं किसकी? कैलीग्राफी की. तो सिंपली आपने याद रखना है कि कैलीग्राफी क्या है? इट इज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलाइज्ड राइटिंग. ठीक है. इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज कैलीग्राफी? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही एग्जाम में आ सकता है. उसके बाद में देन वी आर हैविंग नेक्स्ट वन कि फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम China remained the major producer of the printed material for a long period of time. आप देखोगे कि चाइना जो थी, चाइना जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रही एज फार एज द प्रिंटिंग मटेरियल इज कंसर्न. एंड उसके बाद में फिर जब सिविल सर्विस एग्जाम्स की वजह से आप देखोगे सिविल सर्विस एग्जाम्स की वजह से और ज्यादा एक्सपेंड हो गया प्रिंटिंग मटेरियल. यहां पे आपने इस बात को याद रखना है, ये बात आपने दिमाग में रखनी है कि चाइना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेजर प्रोड्यूसर था प्रिंटेड मटेरियल की हम बात करेंगे. मगर सिविल सर्विस एग्जाम्स की वजह से आप देखोगे जो प्रिंटिंग मटेरियल है ये और ज्यादा क्या हुआ? एक्सपेंड हो गया. एंड उसके बाद में अपार्ट फ्रॉम स्कॉलर्स इवन आप देखोगे मर्चेंट्स जो है ना उन्होंने भी स्टार्ट किया यूजिंग प्रिंटिंग मटेरियल. ठीक है. कि स्कॉलर्स जो है पहले स्कॉलर्स यूज करते थे प्रिंटिंग मटेरियल का, मगर उसके बाद में मर्चेंट जो है ना मर्चेंट्स ने भी बाद में फिर स्टार्ट किया या यूज करना किस चीज को? प्रिंटिंग मटेरियल को.
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिच विमेन जो है उन्होंने भी क्या किया, दे बिगेन टू रीड एंड पब्लिश देयर पोइट्री एंड प्लेस, कि जो रिच वेमेन है उन्होंने भी विद द पैसेज ऑफ टाइम, खाली आप देखोगे स्कॉलर्स नहीं, खाली आप देखोगे मर्चेंट्स नहीं, बल्कि आप देखोगे रिच वेमेन जो है ना, दे आल्सो बिगेन टू रीड, नॉट ओनली दे बिगेन टू रीड बट एट द सेम टाइम दे बिगेन टू रीड एंड एट द सेम टाइम दे बिगेन टू publish their poetry and they began to publish their plays using what, printed technology. And apart from that new recording culture was accompanied by, तो ये जो नया रीडिंग कल्चर जो है डेवलप हुआ था, उससे क्या होगा, इट वाज accompanied by न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ वेस्टर्न प्रिंटिंग, वेस्टर्न ये नया रीडिंग कल्चर डेवलप हुआ, नए रीडिंग कल्चर से इट वाज accompanied by a न्यू टेक्नोलॉजी, वेस्ट की जो प्रिंटिंग टेक्निक्स हैं वो यूज होने लगी, एंड उसके बाद में मैकेनिकल प्रेस जो है ना वो यूज होने लगा। पहले तो खाली आप देखोगे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चलती थी, लेकिन उसके बाद में फिर उसके बाद में जब एक नया रीडिंग कल्चर डेवलप हुआ जिसमें विमेन एंटर्ड हुए, उसके बाद में स्कॉलर्स तो ऑलरेडी थे ही, उसके बाद में मर्चेंट जो है ना दे आल्सो एंटर्ड इनटू दिस प्रिंट डोमेन, एंड उसके बाद में फिर आप देखोगे नई वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स यार वी कैन से मैकेनिकल प्रेस जो है ना वो यूज होने लगा। और यहाँ पे एक जगह का नाम है दैट इज कॉल्ड एज द शांघे, जो है ये हब था किसका, न्यू प्रिंट कल्चर का, न्यू प्रिंट कल्चर का जो है ना हब था, इट वाज व्हाट शांघे। आप याद रखोगे ये चाइना की एक मेजर सिटी थी, ठीक है ना। तो जिस शांघे जो था फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये ना एक मेजर सिटी है चाइना की, तो ये हब बन गया किसका, न्यू प्रिंट कल्चर का ये हब बन गया चाइना में, ठीक है। एंड उसके बाद में देन वी आर हैविंग प्रिंट इन जापान, ठीक है ना। तो प्रिंट इन जापान की जब हम बात करते हैं, जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, बुद्धिस्ट मिशनरी जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने चाइना से इंट्रोड्यूस किया हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान, ठीक है ना। तो आप देखोगे जो जापान में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि प्रिंट जो है ये हैंड प्रिंटिंग जो है ये पहले डेवलप हुई चाइना में, जापान में, कोरिया में। तो यहां से आप देखोगे जापान में कैसे हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, बुद्धिस्ट मिशनरीज ने इसको लाया कहां से, जिस चाइना से लाया, ठीक है ना। कब आप देखोगे किन ईयर्स के बीच में, 768 टू 770 के बीच में आप देखोगे जो है चाइना में जो बुद्धिस्ट मिशनरीज है उन्होंने हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को चाइना से जापान में इंट्रोड्यूस किया। देन वी आर हैविंग जो ओल्डेस्ट जापानीज बुक है, इससे रिलेटेड भी आपने देखा जो मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ स्लाइड शेयर की थी ना, तो वहां पे भी हमने वो क्वेश्चन डाला था कि ओल्डेस्ट जापानीज बुक कौन सी प्रिंट हुई थी। तो ओल्डेस्ट जापानीज बुक जो थी ना, जो प्रिंट हुई थी, ईयर आप याद रखोगे AD 868 में, दैट वाज द डायमंड सूत्रा, ठीक है ना। डायमंड सूत्रा ये ओल्डेस्ट जापानीज बुक है जिसको प्रिंट किया गया 868 AD में, एंड नाम था इसका डायमंड सूत्रा। इस डायमंड सूत्रा में आपको इसमें आपको डायलॉग मिलेगा बिटवीन लॉर्ड बुद्धा एंड हिज डिसिपल, लॉर्ड बुद्धा और उसके डिसिपल के बीच में जो डायलॉग है उसी चीज को रिकॉर्ड किया गया है इस बुक में, जो बुक है कहां की, चाइना की, दैट इज कॉल्ड एज जापान की, दैट इज कॉल्ड एज द डायमंड सूत्रा। ओके, यू कैन सी हियर a page from डायमंड सूत्रा। देन वी आर हैविंग नेक्स्ट आप देखोगे, उसके बाद में फिर आप देखोगे पिक्चर्स को बाद में फिर प्रिंट किया गया, टेक्सटाइल्स के ऊपर प्रिंट किया गया, ठीक है ना। पिक्चर्स को बाद में प्रिंट किसके ऊपर किया गया, टेक्सटाइल्स के ऊपर प्रिंट किया गया, प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर पिक्चर्स को प्रिंट किया गया, पेपर मनी के ऊपर बाद में फिर पिक्चर्स को प्रिंट किया गया। और मिडिवल जापान में आप देखोगे जो पोइट्स थे एंड प्रोज राइटर जो है ना, प्रोज राइटर्स वर रेगुलरली पब्लिश्ड। तो आप देखो ये किस चीज को आप देखोगे, मिडिवल जापान में जो पोइट्स है और जो प्रोज है उनको रेगुलरली पब्लिश किया गया। एंड बुक्स जो थे ना, दे वर चीप and at the same time they were available and abundantly they were available. And then we are having printing of visual material जो है ना led to interesting
पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस की प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल की वजह से क्या हो गया कि इंटरेस्टिंग publishing practices जो ना they have came into existence. How they have came into existence? Because of the printing of what? Visual material. Visual material को print करने की वजह से आप देखोगे interesting publishing practices जो है they have came into existence. Now moving on to the next one, we have print comes to Europe. कि यूरोप में अभी तक आपने देखा, आपने चाइना के बारे में पढ़ा, आपने जापान के बारे में पढ़ा, नव आप इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे प्रिंट कम्स टू यूरोप की यूरोप में प्रिंट कैसे आता है, ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट वाज द चाइना जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, मेजर प्रोड्यूसर था जब हम प्रिंटिंग मटेरियल की बात करते हैं. नाउ इस वाले टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं कि प्रिंट कैसे यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ, प्रिंट कैसे यूरोप में आया. तो आप देखोगे 1295 में आप देखोगे मार्को पोलो के बारे में आपने पढ़ा होगा. मार्को पोलो जो था एक ग्रेट एक्सप्लोरर था एंड वो इटाली वापस आता है आफ्टर स्पेंडिंग मेनी इयर्स इन चाइना एंड वो एक एक्सप्लोरर था. तो वो एक एक्सप्लोरर था तो चाइना में बहुत साल एक्सप्लोरेशन के बाद फाइनली वो इटाली वापस आ जाता है. और आप देखोगे मार्को पोलो जो है उसी ने क्या किया, उसी ने नॉलेज लाई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की चाइना से कहां इटली में. तो आप देखोगे चाइना से ही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आपने इससे पहले पढ़ा जापान में इंट्रोड्यूस होगी. और आप देखोगे आप मार्को पोलो ने 1295 में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को चाइना से लाया और बाद में फिर इसको इंट्रोड्यूस किया कहां पे, इटाली में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है. और उसके बाद में लग्जूरियस एडिशन जो है दे वर सेटल हैंड रिटन, मगर जो लग्जूरियस एडिशन थे वो अभी भी क्या थे, हैंड रिटन ही थे. एंड दे वर रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम से रिलेटेड आपने देखा टर्म. वेलम क्या है, ये इट इज अ स्किन ऑफ अ कॉल्फ. कॉलम जो है ना उसी की स्किन के ऊपर लिखा जाता था लग्जूरियस एडिशंस. तो लग्जूरियस एडिशन जो है ना देवर सेटल व्हाट, हैंड रिटन. और लिखा किसके ऊपर जाता था, इन लग्जूरियस एडिशंस को लिखा जाता था एक्सपेंसिव. वेलम क्या है, इट इज द स्किन ऑफ द कॉल्फ एंड उसी के ऊपर इन लग्जूरियस एडिशंस को लिखा जाता था. सो दिस इज प्रिंट कम्स टू यूरोप. इसी को हम आप देखोगे कंटिन्यू करेंगे. एंड डिमांड जो बुक्स की वो इंक्रीज हो गई, डिमांड जो है बुक्स की है ना वो इंक्रीज हो गई. यूरोप की हम बात करेंगे. और यूरोप जो है ना उसके बाद में फिर आप देखोगे यूरोप ने स्टार्ट किया क्या, एक्सपोर्ट करना बुक्स टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो जब यूरोप में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है चाइना से, मार्को पोलो ने इटाली में एंड देन लेटर ऑन इट्स स्प्रेड ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज. उसके बाद में यूरोपियन कंट्रीज भी मेजर प्रोड्यूसर्स प्रिंट के बन गए. और बाद में फिर इन यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तो बुक्स जो है डिमांड जो बुक्स की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई. एंड आप देखोगे बुक्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज ने स्टार्ट किया एक्सपोर्ट करना बुक्स टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. एंड बुक फेयर्स को हेल्ड किया गया. उसके बाद में जो स्क्राइबर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया कहां पे, बुक सेलर्स में उन्होंने काम करना स्टार्ट किया. स्क्राइब जो है ना जो पढ़ना लिखना जानते थे, जो लिखना जानते थे, ठीक है ना. सो दिस इज डिमांड जब बुक्स की बढ़ गई तो यूरोप ने बाद में फिर बुक्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया टू द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ना उसके बाद में लिमिटेशंस जो आपने स्टार्टिंग में ही देखा कि मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में आपने देखा और मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिमिटेशंस. तो यहां पे हम याद रखेंगे मैन्युस्क्रिप्ट होता क्या है और उसके बाद में उसके लिमिटेशंस क्या थे. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. पहले मैन्युस्क्रिप्ट जो है ना, मैन्युस्क्रिप्ट जो है दे आर द हैंड रिटन रिकॉर्ड्स, ठीक है. मैनु का मतलब है इट मीन्स हैंड, इट इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स इसको डिराइव किया गया मानो विच मीन्स हैंड. तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है, दे आर हैंड रिटन रिकॉर्ड्स रिटन ऑन पाम लीव्स, रिटन ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज, ठीक है ना, रिटन ऑन द बार्क ऑफ द बर्च ट्री.
जो हिमालयाज के ऊपर ग्रो करता था, उसी बर्च ट्री के ऊपर उसको लिखा जाता था, तो लीव्स के ऊपर लिखा जाता था। तो सिंपली हम बोलेंगे कि ये हैंड रिटन रिकॉर्ड्स थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स की डेफिनेशन अगर आपने लिखनी होगी तो दीज आर द हैंड रिटन रिकॉर्ड्स रिटन ऑन पाम लीव्स, रिटन ऑन बार्क ऑफ द बर्च ट्री, ठीक है ना। तो इनके आप देखोगे इनके लिमिटेशंस क्या थे इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के। मैन्युस्क्रिप्ट जो ना ये हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है दे कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। इन बुक्स की जो डिमांड थी वो बढ़ रही थी, इट वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो ये जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स है ये उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाए, ठीक है। एंड उसके बाद में सो दिस वाज वन लिमिटेशन एज फार एज दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स आर कंसर्न कि बुक्स की एवर इंक्रीजिंग डिमांड को ये मैन्युस्क्रिप्ट फुल नहीं कर सके। एंड उसके बाद में कॉपिंग जो था ना वो भी एक्सपेंसिव था। एंड लेबोरस का मतलब होता है कि ये बहुत ही ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था, बहुत ज्यादा एफर्ट लगता था इसमें। एंड एट द सेम टाइम ये टाइम कंज्यूमिंग भी था, ठीक है ना। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स का दूसरा डिमेरिट, दूसरा ड्रॉबैक जो आप याद रखोगे कि कॉपिंग जो था ये एक्सपेंसिव था, लेबोरस था, आई विल डू से इसमें बहुत ज्यादा टाइम एंड एफर्ट लगता था एंड टाइम कंज्यूमिंग भी था। इसके अलावा जो मैन्युस्क्रिप्ट जो थे दे वर फ्रेजाइल, ये फ्रेजाइल थे। एंड इसके अलावा डिफिकल्ट टू हैंडल एंड कैरी, इनको हैंडल करना और कैरी करना मुश्किल था इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को। एंड इसके अलावा उनकी जो सर्कुलेशन जो थी ना दैट रिमेन्ड लिमिटेड। सो दिस वाज अनदर ड्रॉबैक एंड दस there was a great need for quicker and cheaper production. So it was the need of the hour. क्या थी need of the hour? That is great need थी किसकी? quicker and cheap production की जरूरत थी. So that was the need of the hour. That was the need of the hour. किसकी need? क्या थी need of the hour की? Quicker and cheaper production. Okay, so these were the limitations as far as the manuscripts are concerned. Now we have rise of printing press. ठीक है ना, rise of printing press. तो आपने पढ़ा होगा जो जॉन गुटनबर्ग है, जॉन गुटनबर्ग ने ही प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया, ठीक है ना। 1453 में आप देखोगे जॉन गुटनबर्ग जो है ना ही इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। एंड जो जॉन गुटनबर्ग था ये इंसान था, एक मर्चेंट का ये बेटा था, ठीक है ना। और ये ग्रीव अप हुआ था कहां पे? लार्ज एग्रीकल्चरल एस्टेट्स के ऊपर ये ग्रो हुआ था, ठीक है ना। लार्ज एग्रीकल्चरल एस्टेट्स के ऊपर ये ग्रो हुआ था, एक मर्चेंट का ये बेटा था। एंड उसके बाद में ये क्या बन गया? ये बन गया मास्टर गोल्ड स्मिथी बन गया। एंड उसके बाद ने उसने क्रिएट किया लेड मोल्ड्स फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स। उसने लेड मोल्ड जो है ना वो क्रिएट किया, जिसमें लेड को मोल्ड किया जाता है, जिसमें लेड में डिफरेंट शेप दिए जाते हैं। क्या बनाया जाता है? डिफरेंट आइटम्स ऑफ ज्वेलरी बनाई जाती है, ठीक है ना। तो ये टेक्निक इन्वेंट की उसने, जिसमें लेड को मोल्ड किया जाता था और बाद में उससे डिफरेंट ज्वेलरी के आइटम्स बनाए जाते थे। एंड उसने क्या किया? ही अडॉप्टेड दिस टेक्नोलॉजी टू डिजाइन न्यू इनोवेशंस। और उसने यही टेक्नोलॉजी यूज की, यही टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, जिसमें वो लेड को डिफरेंट शेप देता था और बाद में उसी से डिफरेंट ज्वेलरी आइटम्स बनाता था। इसी टेक्नोलॉजी को उसने यूज किया टू डिजाइन न्यू इनोवेशन को डिजाइन करने के लिए। यही वाली टेक्निक जो है ना वो उसने यूज की जॉन गुटनबर्ग ने। ओके, एंड उसने द ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल किसने प्रोवाइड किया? ऑलिव प्रेस। ये ऑलिव प्रेस क्या है? ऑलिव प्रेस जो है ना, इसमें आप देखोगे ऑलिव प्रेस जो है ना, इट्स अ मशीन, इट्स अ डिवाइस इन विच ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑलिव से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय प्रेसिंग। बात समझ में आ रही है? बाय प्रेसिंग, या वी कैन से सॉरी दिस प्रेशर जब आप एक्सर्ट करोगे, सो वी कैन से ऑलिव प्रेस की जब हम बात करते हैं, इट्स अ मशीन, इट्स अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम ऑलिव। और कैसे? बाय एक्सट्रैक्टिंग प्रेशर, प्रेशर एक्सर्ट करने से आप ऑयल एक्सट्रैक्ट करोगे। तो आप देखोगे ऑलिव प्रेस जो है ना, इसी ने प्रोवाइड किया मॉडल किस चीज के लिए? प्रिंटिंग प्रेस के लिए। एंड मॉडल्स वर यूज्ड फॉर कास्टिंग मेटल टाइप्स। और बाद में फिर मॉडल्स को यूज किया गया कास्ट करना मेटल टाइप्स फॉर द लेटर्स। और बाय 1448
ही परफेक्टेड दिस सिस्टम। जॉन गुटनबर्ग ने 1448 तक इस सिस्टम को परफेक्ट बनाया। एंड उसके बाद में जो फर्स्ट बुक जो प्रिंट की गई दैट वाज द बाइबल विद 180 कॉपीज। तो पहली बुक जो प्रिंट की गई थी इट वाज बाइबल एंड इसके 180 कॉपीज को पब्लिश किया गया। एंड इट टुक 3 years टू प्रोड्यूस देम। और इसको कितना 3 साल लगे 180 कॉपीज जो पब्लिश किए गए किसके, बाइबल के, क्योंकि बाइबल पहली वाली बुक थी जिसको प्रिंट किया गया और इसके 180 कॉपीज को भी पब्लिश किया गया, मगर 3 साल लगे इन 180 कॉपीज को पब्लिश करने में। ओके, नाउ यू कैन सी बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द टाइम द प्रोडक्शन बिकेम फास्ट। उसके बाद में उस टाइम आप देखोगे टाइम जो है ना टाइम के स्टैंडर्ड्स के मुतालिक आप देखोगे, टाइम के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आप देखोगे जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। And by this new technology did not entirely displace the art of producing books by hand। मगर ये नई टेक्नोलॉजी यूज की गई ना, नई टेक्नोलॉजी की वजह से आप देखोगे जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, पुरानी टेक्नोलॉजी क्या थी, दैट वाज हैंड प्रिंटिंग। तो पुरानी टेक्नोलॉजी को कि बुक्स को हैंड से बनाना उसको कंप्लीटली रिप्लेस नहीं किया गया, दैट वाज नॉट कंप्लीटली रिप्लेस्ड एज फार एज द previous hand printing technology is concerned। and आप देखोगे this is very important point here, the shift from hand printing to mechanical printing led to the print revolution। print revolution कैसे आया, ठीक है ना, प्रिंट रेवोल्यूशन कैसे आया, जब शिफ्ट हुआ हैंड प्रिंटिंग से शिफ्ट हुआ टुवर्ड मैकेनिकल प्रिंटिंग। एंड शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग जो ना इट लेड टू द प्रिंट रेवोल्यूशन। इसी से प्रिंट रेवोल्यूशन आया जब हैंड प्रिंटिंग को रिप्लेस किया गया किससे, मैकेनिकल प्रिंटिंग से। एज यू कैन सी हियर गुटेनबर्ग एंड हिज प्रिंटिंग प्रेस, यू कैन सी हियर गुटेनबर्ग एंड हिज प्रिंटिंग प्रेस। नाउ मूविंग ऑन, दिस इज बाइबल हियर जो पहली बुक प्रिंट की गई, इसके 180 कॉपीज को भी पब्लिश किया, मगर 3 साल लगे इन 180 कॉपीज को पब्लिश करने में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव प्रिंट रेवोल्यूशन। ओके, प्रिंट रेवोल्यूशन मीनिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स, ठीक है ना। प्रिंट रेवोल्यूशन क्या है, हाँ, व्हाट इज प्रिंट रेवोल्यूशन, प्रिंट रेवोल्यूशन क्या है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स। जब एक नई डेवलपमेंट आई, किसमें एक नई डेवलपमेंट आई, द वे द बुक्स वर प्रिंटेड। एंड उसके बाद में ट्रांसफॉर्मड द लाइव्स ऑफ द पीपल, एंड लोगों के जो लाइव्स है वो ट्रांसफर हुए, लाइव से लोगों के लाइव्स में चेंज आई, लोगों की लाइफ में चेंज आई, किस वजह से, बिकॉज जो ये प्रिंट टेक्नोलॉजी में जो रेवोल्यूशन आया। एंड इसके अलावा change in their relationship with the institutions and authorities। और जब भी प्रिंट में जो रेवोल्यूशन आया, इससे खाली लोगों की लाइव्स ही चेंज नहीं हुई, इससे खाली आप देखोगे न्यू वेज ऑफ प्रोडक्शन के बुक्स ही डेवलप नहीं हुए, बल्कि एट द सेम टाइम आप देखोगे लोगों की जो रिलेशन थी इंस्टीट्यूशंस के साथ और अथॉरिटीज के साथ, उसमें भी चेंज आ गया। एंड इन्फ्लुएंस्ड पॉपुलर परसेप्शन, एंड पॉपुलर परसेप्शन जो है ना वो भी उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ा। एंड ओपनड द न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। और आप देखोगे नाउ पीपल स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जब ये प्रिंट टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आता है। ओके, सो दिस वाज प्रिंट रेवोल्यूशन, मीनिंग की हम यहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव हियर it is just a minute, yes, we have here fear of print। okay, fear of print की बहुत सारे लोगों में प्रिंट की वजह से fear डेवलप हुआ, बहुत सारे लोगों में प्रिंट की वजह से fear डेवलप हुआ। एंड रीजन क्या था, why this fear developed, why fear starts developing among the different people। जब हम यूरोप की बात करेंगे, रीजन ये क्या था कि बहुत सारे लोग जो है वो एप्रेंसिव बन गए, किस वजह से, ऑफ द इफेक्ट ऑफ वाइडर सर्कुलेशन ऑफ बुक्स ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल। कि लोग जो है बहुत सारे लोग एप्रेंसिव बन गए, किससे वो एप्रेंसिव बन गए कि दिस जो इफेक्ट था किसका, बुक्स का जो है ना, पहले बुक्स जो थे ना दे वर लिमिटेड टू सर्टेन पीपल, दे वर नॉट लिमिटेड दिस टू सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। तो अब आप देखोगे जो प्रिंट में जो रेवोल्यूशन आया,
बुक्स को बना पब्लिश किया जाने लगा इन लार्ज नंबर्स, उससे आप देखोगे कि लोग जो है ना वो एप्रहेंसिव बन गए। किससे एप्रहेंसिव बन गए? वाइडर सर्कुलेशन ऑफ बुक्स, कि अब ये बुक्स जो है ना ये वाइडली सर्कुलेट हो जाएंगे, और इसके अलावा इसके ऊपर लोगों के दिल एंड दिमाग के ऊपर जो है ना इफेक्ट पड़ेगा। वो लोग जिन्होंने पहले बुक्स के बारे में पढ़ा ही नहीं था, ठीक है ना, अब वो उसके बारे में वो आप उनको सिस्टम के बारे में पता चलेगा, उनके गवर्नमेंट के बारे में पता चलेगा, उनको डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता चलेगा, उनको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पता चलेगा, या उनको डिफरेंट जो उनके ऊपर उनको जो सप्रेस किया जा रहा है उनके बारे में भी उनको आप नॉलेज आएगी। तो ये था पहला एप्रहेंशन की व्हाई पीपल बिकेम एप्रहेंसिव। इसका यही था कि अब इनको ये था कि बुक सर्कुलेट हो जाएंगे और उसका इंपैक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर। एंड इसके अलावा रेबिलियस एंड इररिलीजियस थॉट्स माइट स्प्रेड, कि लोगों में क्या रेबिलियस टेंडेंसी जो है ना वो इमर्ज हो जाएंगे। एंड इसके अलावा इररिलीजियस थॉट्स जो है ना वो भी स्प्रेड हो सकते हैं इसी प्रिंट की वजह से। इसके अलावा द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड, जो अथॉरिटी है वैल्यूएबल लिटरेचर की वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके बाद में दिस एंजाइटी टू द वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रिंट मीडिया, एंड प्रिंट मीडिया की क्यों क्रिटिसिज्म हो गया, प्रिंट मीडिया को क्यों लोगों ने क्रिटिसाइज किया, इसी वजह से नंबर 1 की बुक सर्कुलेट हो जाएंगे और इसका इंपैक्ट पड़ेगा आम लोगों के ऊपर। एंड उसके अलावा रेबिलियस टेंडेंसीज लोगों में इमर्ज हो जाएंगे, इररिलीजियस थॉट्स जो है ना वो स्प्रेड हो जाएंगे, और अथॉरिटी जो है वैल्यूएबल लिटरेचर की वो खत्म हो जाएगी। इसी वजह से आप देखोगे वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म होता है प्रिंट मीडिया के खिलाफ। सो दिस इज फेयर ऑफ प्रिंट। ओके, एज यू कैन सी एन एग्जांपल आप देखेंगे फेयर ऑफ प्रिंट की एक एग्जांपल यहां पे दी गई है कि 1517 में रिलीजियस रिफॉर्मर जो था मार्टिन लूथर, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। रिलीजियस रिफॉर्मर था ये मार्टिन लूथर जो है 1517 में उसने लिखा 95 थीसिस उसने लिखे, क्रिटिसाइज्ड मेनी ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च में डिफरेंट प्रैक्टिसेस थे, डिफरेंट वहां पे आप देखोगे रिचुअल्स थे, उनके ऊपर 1517 में मार्टिन लूथर हम बोलेंगे रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज करता है, रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है, और 95 थीसिस में आप देखोगे क्रिटिसाइज करता है रोमन दिस मार्टिन लूथर किंग 1517 में क्या करता है कि वहां पे कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस चल रहे थे, कुछ ऐसे रिचुअल्स चल रहे थे जिनका कोई लॉजिक ही नहीं था, ठीक है ना, उसी के खिलाफ आवाज उठाई मार्टिन लूथर किंग ने। एंड उससे क्या हो गया, दिस लेड टू डिवीजन विद इन द चर्च, एंड चर्च में ही डिवीजन हो गया, चर्च ही डिवाइड हुआ 2 पार्ट्स में। एंड वो आपने पढ़ा होगा प्रोटेस्टेंट्स आपने पढ़ा होगा, एंड उसके अलावा कैथोलिक्स भी आपने पढ़ा होगा। तो दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, एंड उसी से बाद में फिर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो है ना वो स्टार्ट होती है। एंड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट को जो रोमन कैथोलिक चर्च के ऊपर स्टार्ट हुई एंड चलाई किसने, मार्टिन लूथर ने चलाई 1517 में, जब उसने 95 थीसिस लिखे, उसमें उसने क्रिटिसाइज किया रोमन कैथोलिक चर्च में जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस थे एंड डिफरेंट रिचुअल्स थे। सो दिस वाज एग्जांपल फेयर ऑफ प्रिंट की यहां पे आपने देखा। एंड उसके बाद में देन वी आर हैविंग नेक्स्ट जो है दैट इज आई विल मूव ऑन टू द टॉपिक, जस्ट अ मिनट। Wait. Okay. So we have the next topic that we'll be discussing here. Let me move on to that. Because हम इसमें सारे टॉपिक्स हमने इस वाले चैप्टर में डिस्कस नहीं करने हैं, हमें खाली वो टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करने हैं जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ पहले स्लाइड में डिस्प्ले किए, तो वही क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में डाल सकता है। तो इसीलिए मैं ये स्लाइड्स जो है ना आगे जा रहा हूं, स्लाइड्स को मैं पास कर रहा हूं, ठीक है।
ओके, सो वी हैव नाउ हियर जो नेक्स्ट टॉपिक हमने इसमें डिस्कस कर रहा है, दैट इज दिस वन, वी हैव इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। ठीक है, अब आप देखोगे भी हमने चाइना के बारे में पढ़ा, जापान के बारे में पढ़ा, उसके बाद में फिर हमने ना यूरोप में फिर हमने देखा कि प्रिंटिंग वहां पे कैसे डेवलप हुई, फेयर ऑफ प्रिंट के बारे में पढ़ा हमने, एग्जांपल भी उसमें हमने दी। ठीक है, तो अब हम यहां पे आएंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट के बारे में। तो आपने देखा होगा कि इंडिया में जो पहले यूरोपियन यहां पे एंटर हुए, बहुत सारे यूरोपियन कंपनीज यहां पे आए, बट द फर्स्ट यूरोपियन कंपनीज टू एंटर इंडिया वर द पोर्चुगीज। और पोर्चुगीज ने ही यहां पे प्रिंटिंग प्रेस को इंडिया में पोर्चुगीज ने ही इंट्रोड्यूस किया। एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो इंडिया में लाया वो लाया पोर्चुगीज ने गोवा में मिड 16th सेंचुरी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे कि मिड 16th सेंचुरी में पोर्चुगीज ने प्रिंटिंग प्रेस को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, और वही थे, दे वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया। आपने पढ़ा होगा 1498 में और पोर्चुगीज सीमैन वास्को डी गामा ने जब सी रूट डिस्कवर किया फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। एंड उसके बाद में जो यहां पे आप देखोगे फर्स्ट फ्यू जो पहले बुक्स यहां पे प्रिंट किए गए वो कॉनकैनी लैंग्वेज में जो है ना वो प्रिंट किए गए। तो कॉनकैनी लैंग्वेज जो है ना उनमें प्रिंट किया गया, और बाय 1674 50 बुक्स हैड बीन प्रिंटेड इन कॉनकैनी एंड कनारा लैंग्वेज। और आप देखोगे 1674 50 बुक्स को यहां पे प्रिंट किया गया, कॉनकैनी एंड कनारा लैंग्वेजेस में उनको प्रिंट किया गया। और कैथोलिक प्रीस्ट जो है ना प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल एंड मलयालम बुक। जो कैथोलिक प्रीस्ट है उन्होंने यहां पे फर्स्ट तमिल एंड मलयालम बुक को प्रिंट किया 1579 में। कहां पे? एट कोचीन। ठीक है ना, कोचीन, इट्स इन केरला। एंड उसके बाद में 1713 में रेस्पेक्टिवली उन्होंने क्या किया, मलयालम उन्होंने तमिल और उसके अलावा मलयालम में प्रिंट किया गया बुक्स को। किन ने किया? कैथोलिक प्रीस्ट्स ने। पहले आप देखोगे तमिल में उन्होंने 1579 में बुक को प्रिंट किया, उसके बाद में फिर मलयालम में उन्होंने प्रिंट किया 1713 में रेस्पेक्टिवली। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव फ्रॉम 1780, दिस इज इंपॉर्टेंट डेट हियर। 1780 में जो जेम्स अगस्टस हिक्की जो था उसने क्या किया, बिगेन टू एडिट द बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट को एडिट करना स्टार्ट किया किसने? जेम्स अगस्टस हिक्की ने जनवरी 1780 में। एंड इट वाज द फर्स्ट वीकली इंडियन न्यूज़पेपर ब्रॉट आउट बाय गंगाधर भट्टाचार्य। गंगाधर भट्टाचार्य ने क्या किया? ही ब्रॉट आउट द फर्स्ट this weekly newspaper in India called as Bengal Gazette। उसको एडिट किया जेम्स अगस्टस हिक्की ने जनवरी 1780 में। एंड उसके बाद में इस फर्स्ट न्यूज़पेपर को इट वाज brought out by the गंगाधर भट्टाचार्य। एंड हिक्की ने पब्लिश किया lot of gossip about the senior officials in the company। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डिफरेंट ऑफिशियल्स है उन्हीं के बारे में डिफरेंट गॉसिपिंग जो है ना वो पब्लिश किया कि उनके बारे में क्या यहाँ पे चल रहा है, वो सारा कुछ पब्लिश करता है कौन? वो सारा कुछ पब्लिश करता है हिक्की। एंड उसकी वजह से आप देखोगे जो गवर्नर जनरल था उस टाइम, दैट वाज वार्न हेस्टिंग्स। वार्न हेस्टिंग्स ने उसको क्या किया? प्रोसिक्यूटेड हिक्की। उसने हिक्की को ना ही वाज इल ट्रीटेड। व्हाई ही वाज इल ट्रीटेड? बिकॉज उसने उसका रीजन ही था कि उसने क्या किया, उसने अपने दिस बुक्स में या उसने अपने मटेरियल में सीनियर ऑफिसर्स के बारे में जो यहाँ पे अफवाहें चल रही थी, जो यहाँ पे डिफरेंट कारनामे हम बोलेंगे उनने यहाँ पे किए थे जिस उस वजह से गॉसिपिंग उनके ऊपर चल रही थी। एंड वो सारा कुछ उसने पब्लिश किया, उसकी वजह से द देन गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स जो है ना उसको क्या करता है? इल ट्रीट करता है। नाउ मूविंग ऑन टू दिस उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। एज यू कैन सी हियर, वारन हेस्टिंग्स एनकरेज्ड द publication of officially sanctioned newspapers to protect the image of the colonial government। colonial government की इमेज को बचाने के लिए, क्योंकि इमेज जो है ना वो दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, क्योंकि हिक्की ने भी
सीनियर ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बारे में लिखा था। तो अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए, अपनी इमेज को, कॉलोनियल गवर्नमेंट की इमेज को बरकरार रखने के लिए वैरन हेस्टिंग्स ने, जो गवर्नर जनरल था, उसने एनकरेज किया कि पब्लिश करना है किस चीज को, ऑफिशियली। यहां पे आप देखोगे न्यूज़पेपर जो है ना वो पब्लिश किए जाएंगे, एंड उनको ना कंसेंट मिला, उनको अप्रूवल किया ना मिला, एंड उनमें आप देखोगे इनके बारे में बड़ा चढ़ा के लिखा जाता था ताकि इनकी जो इमेज है ना वो ना डिटोरेट ना हो। एंड आप देखोगे व्हाई दिस वाज डन बाय वैरन हेस्टिंग्स, ताकि कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है की जो इमेज है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई वैरन हेस्टिंग्स परमिशन देता है, ठीक है। नाउ इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रिंट कल्चर जो है ना हेल्प्ड इन इनिशिएटिंग न्यू डिबेट ऑन रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ इंडिया। एंड प्रिंट कल्चर की वजह से इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में इनिशिएट हुआ नए ना रिलीजियस, सोशल, इसके अलावा पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर अब डिबेट्स होने वाले लगे। अब यहाँ पे आप देखोगे इंडिया में आप देखोगे प्रिंट कल्चर की वजह से रिलीजन के ऊपर ना डिबेट होने लगे, एंड इसके अलावा सोसाइटी के ऊपर ना डिबेट्स होने लगे, सोशल इवल्स के ऊपर ना डिबेट्स होने लगे, एंड इसके अलावा पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर डिबेट्स होने लगे। और आप देखोगे बहुत सारे एग्जिस्टिंग ना रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है उनको क्रिटिसाइज किया गया। बहुत सारे ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस जिनको हम बोलते हैं ना, जो हम बोलेंगे इवल्स जो है ना, इवल्स जो दे हैव एंटर्ड इन आवर रिलीजन, एंड उनको क्रिटिसाइज किया गया प्रिंट की वजह से। आप देखोगे राजा राम मोहन राय ने पब्लिश किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, यहां पे आपने देखा ना जो एमसीक्यू हमने पहली स्लाइड में डाला था एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में, उस टाइम हमने लिखा था कि संबद्ध दिस कुमुदी जो है ना ये किसने पब्लिश किया, इट वाज पब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय this from 1821 to criticize the orthodox views in the Hinduism। हिंदुइज्म में ऑर्थोडॉक्स views को क्रिटिसाइज करने के लिए संबंध कुमुदी जो है वो लिखता है राजा राम मोहन राय। क्यों लिखता है? राजा राम मोहन राय के बारे में आपने पढ़ा होगा that he was one of the great social and religious reformer of the 19th century among the Hindu community। तो वही हिंदुइज्म में कुछ ऑर्थोडॉक्स व्यूज को क्रिटिसाइज करने के लिए वो ये न्यूज़पेपर पब्लिश करता है, ठीक है। Then we are having, so you can see here Raja Ram Mohan Rai। Now the Hindu Orthodoxy commissioned this Samachar Chandrika to counter his opinion। तो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने, हिंदू ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ताकि काउंटर किया जाए राजा राम मोहन राय की ओपिनियंस को। राजा राम मोहन राय जो है ना उसने 1821 में संबुद्ध जो है कुमुदी न्यूज़पेपर पब्लिश किया इन ऑर्डर टू क्रिटिसाइज द ऑर्थोडॉक्स व्यूज इन हिंदुइज्म। उसी चीज को काउंटरअटैक करने के लिए अब क्या किया गया, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने क्या किया, उन्होंने समाचार चंद्रिका को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप काउंटर कीजिए ओपिनियन अबाउट राजा राम मोहन राय। और 1882 में उसने पब्लिश किया पब्लिकेशन ऑफ 2 पर्शियन न्यूज़पेपर्स बिगेन विद जामी जहानामा एंड शमसुल अखबार। आप देखोगे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1822 में पब्लिश किया गया 2 पर्शियन न्यूज़पेपर्स। ये दोनों पर्शियन न्यूज़पेपर्स है, इनसे रिलेटेड भी कभी एग्जाम में आ सकता है कि ये कब पब्लिश किए गए या किस लैंग्वेज में इनको पब्लिश किया गया, या लैंग्वेज हम नहीं बोलेंगे कि ये किस किस लैंग्वेज से इनको बाद में फिर ट्रांसलेट किया गया। तो आप याद रखोगे जहांनामा जो है ना और शमसुल अखबार जो थे ये दोनों पर्शियन न्यूज़पेपर्स थे। एंड देन वी आर हैविंग बॉम्बे समाचार, एक गुजराती न्यूज़पेपर अपीयर्ड इन द सेम ईयर। और इसी ईयर में आप देखोगे 1822 में ही जब ये जामी जहांनामा एंड शमसुल अखबार पर्शियन न्यूज़पेपर्स पब्लिश हो जाते हैं, इसी ईयर में बॉम्बे समाचार जो ना एक गुजराती न्यूज़पेपर था वो भी सेम ईयर में ही क्या हुआ, पब्लिश हुआ। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में उलमा जो है ना बिगेन टू पब्लिश चीप लिथोग्राफिक प्रिंट्स विच कंटेन्ड पर्शियन एंड उर्दू ट्रांसलेशंस ऑफ होली स्क्रिप्चर्स। तो आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे उलमास जो है दे स्टार्टेड पब्लिशिंग व्हाट, चीफ एंड लिथोग्राफिक प्रिंट्स। लिथोग्राफिक प्रिंट्स इट इज रिलेटेड टू व्हाट,
ना प्रिंटिंग, तो उन्होंने पब्लिश किया नॉर्थ इंडिया में उलमा ने चीप एंड लिथोग्राफिक प्रिंट्स जो है ना वो पब्लिश किए, एंड दे विच कंटेनड पर्शियन एंड उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ द होली स्क्रिप्चर्स। एंड उन्होंने उसमें क्या किया, उन्होंने उसमें आप देखोगे ट्रांसलेट किया पर्शियन के और इसके अलावा उर्दू के जो होली स्क्रिप्चर्स है उनको ट्रांसलेट किया गया। दे आल्सो पब्लिश्ड रिलीजियस न्यूज़पेपर्स एंड ट्रैक्ट्स, एंड उन्होंने रिलीजियस न्यूज़पेपर्स एंड ट्रैक्ट्स को भी पब्लिश किया। एंड वी आर हैविंग देवबंद सेमिनारी वाज फाउंडेड इन 1867। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि जो देवबंद सेमिनारी है इसको कब किस ईयर में पब्लिश किया गया, तो डेट आप याद रखोगे 1867 में। इट पब्लिश्ड thousands upon thousands फतवाज, और इसने देवबंद सेमिनारी ने विच वाज फाउंडेड इन द ईयर 1867, इसने thousands and thousands ऑफ फतवाज इशू किए किसके ऊपर, अबाउट द प्रॉपर दिस कंडक्ट इन द लाइफ ऑफ द मुस्लिम, कि मुस्लिम्स को अपनी लाइफ में क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ए मुस्लिम, उससे रिलेटेड thousands and thousands ऑफ फतवा जो है ना वो इशू किए देवबंद सेमिनारी ने, विच वाज सेट अप इन द ईयर 1867। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, you can see here. Okay, so we have, yes, now we इससे रिलेटेड भी आपने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन देखा, दैट इज ना विमेन एंड प्रिंट, कि प्रिंट का क्या इंपैक्ट पड़ा ना वीमेन की लाइफ के ऊपर, ठीक है ना। और आप देखोगे मनी राइटर्स जो है ना उन्होंने लिखा अबाउट द लाइव्स एंड फीलिंग्स ऑफ द वीमेन, बहुत सारे राइटर, क्योंकि राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप देखोगे खाली इंडिया में ही नहीं बल्कि बहुत सारे, चाहे हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करेंगे या चाहे हम बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज की, बाकी कॉन्टिनेंट्स में जो कंट्रीज है चाहे उनकी हम बात करेंगे, तो ओवरऑल आप देखोगे विमेन्स की जो पोजीशन थी इन ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टिंग में, ये आप देखोगे कंडीशन जो थे विमेन्स की, दे वर वेरी मिजरेबल एंड दे वर वेरी पैथेटिक, एंड दैट्स व्हाई उनके बारे में लिखना स्टार्ट किया बहुत सारे राइटर्स ने, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने विमेन्स की लाइफ के बारे में लिखना स्टार्ट किया। तो यहां पे भी आप देखोगे इंडिया में बहुत सारे राइटर्स ने लिखना स्टार्ट किया अबाउट द लाइव्स एंड अबाउट द फीलिंग्स अबाउट विमेन, एंड उस वजह से आप देखोगे रीडरशिप अमंग द मिडिल क्लास विमेन जो है ना इंक्रीज्ड सबस्टेंशियली, और आप देखोगे इस वजह से आप देखोगे जब बहुत सारे राइटर्स ने लिखना स्टार्ट किया अबाउट द लाइव्स एंड फीलिंग्स ऑफ द विमेन, उस वजह से आप देखोगे कि रीडरशिप जो है मिडिल क्लास विमेन में वो जो है सबस्टेंशियली आप देखो क्या इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। एंड देयर वर many liberal these there were many liberal husbands and fathers who stressed on women's education, and उस वजह से आप देखोगे बहुत सारे ऐसे liberal husbands थे, बहुत सारे ऐसे liberal fathers थे जिन्होंने स्ट्रेस दिया किस चीज के ऊपर, ऑन द एजुकेशन ऑफ व्हाट विमेन्स की एजुकेशन के ऊपर उन्होंने फोकस किया। क्यों उन्होंने फोकस किया? बिकॉज दे वर हैविंग द लिबरल मेंटालिटी थी उनकी, बहुत सारे हस्बैंड्स की और बहुत सारे फादर जो है ना, सो दे अलाउड देयर they allowed their wives and they allowed their daughters to receive education because they were having the liberal mentality, ठीक है। एंड उसमें बाद फिर आप देखोगे while some women got education at home, some others went to the schools as well, और कुछ women को education घर में ही मिली, ठीक है ना, और कुछ ना women जो है अगर जिनका हस्बैंड या जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे थे तो उन्होंने अपनी बेटियों को वही घर में पढ़ाया, तो जिनके पेरेंट्स जो पढ़े लिखे नहीं थे उन्होंने विमेन को भेजा कहां पे, स्कूल्स में, इन ऑर्डर टू रिसीव एजुकेशन। एंड दिस वाज द टाइम जब आप देखोगे बहुत सारे विमेन राइटर्स आल्सो बिगन टू एक्सप्रेस देयर व्यूज थ्रू देयर राइटिंग, और बहुत सारे ये ऐसा टाइम था, तो ये ऐसा टाइम था कि बहुत सारे ऐसे वीमेन राइटर जो है ना उन्होंने बाद में फिर लिखना स्टार्ट किया अपनी पुराना प्रॉब्लम्स के बारे में और अपनी व्यूज को उन्होंने एक्सप्रेस किया, और उन्होंने बहुत सारे विमेन्स के प्रॉब्लम्स को भी बाद में फिर क्या हाईलाइट किया, बिकॉज वो ना विमेन जो विमेन सेक्शन से बिलोंग करते थे तो वो बेटर जानते थे द प्रॉब्लम्स द कंसर्न्स विमेन्स के, तो उन्होंने बेटर वे में उनकी दिस प्रॉब्लम्स को क्या किया, एक्सप्रेस किया।
ओके, सो दिस ये तब कब पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ जब विमेन्स ने पढ़ा और बाद में खुद वो राइटर्स बन गए और बाद में फिर उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस किया इन अ बेटर वे. एंड वी हैव कंजर्वेटिव हिंदूज एंड मुस्लिम जो है ना वो अभी भी किसके खिलाफ थे? विमेन्स एजुकेशन के खिलाफ. वो अभी भी आप देखोगे सोसाइटी में जो कंजर्वेटिव हिंदूज थे, जो कंजर्वेटिव मुस्लिम्स थे, वो देवर सेटल अगेंस्ट द विमेन एजुकेशन. एंड इसके अलावा दे थॉट दैट अ गर्ल्स माइंड वुड बी पोल्यूटेड बाय एजुकेशन. उनको ये मेंटालिटी आप देखिए यहाँ पे कि ना वो यही समझते थे कि एजुकेशन की वजह से क्या हो जाएगा कि ना इनमें अनवांटेड आइडियाज आएंगे एंड ना उसके अलावा इनका क्या हो जाएगा, इस वजह से उनकी गर्ल्स की जो मेंटालिटी है वो पोल्यूट हो जाएगी. इससे क्या हो जाएगा, गर्ल्स का जो माइंड है ये पोल्यूट हो जाएगा एजुकेशन की वजह से. एंड पीपल वांटेड देयर डॉटर्स टू read religious texts but did not want them to read anything else. लोग चाहते थे क्या वो अपने बेटियों को, वो अपने डॉटर्स को खाली रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ाए, या वो चाहते थे कि उनकी जो बेटियां हैं वो खाली रिलीजियस टेक्स्ट को ही पढ़े और बाकी दे वर नॉट अलाउड टू रीड दिस अदर थिंग्स. खाली रिलीजियस बुक्स को उनको अलाउ किया गया दैट दे कैन गो थ्रू द रिलीजियस बुक्स, मगर बाकी बुक्स को वो नहीं पढ़ सकते थे, उनको परमिशन उनको परमिशन नहीं दी गई. और आप देखोगे यहाँ पे आप देखोगे वाइल उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी प्रिंट कल्चर है डेवलप्ड अर्ली. तो आप देखोगे पहले ही आप देखोगे तमिल, उर्दू, बंगाली, मराठी प्रिंट कल्चर तो ऑलरेडी डेवलप हुआ था. हिंदी प्रिंटिंग बिगेन सीरियसली only from the 1870s में. फिर आप देखोगे हिंदू प्रिंटिंग जो है ना that has also began but it has began seriously. अब ये भी 1870s से स्टार्ट हो गया. हिंदी प्रिंटिंग जो है ना ये भी स्टार्ट हुई थी, ये भी स्टार्ट हुई ऑलरेडी. उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी जो है ना ये प्रिंट कल्चर जो है ना ये ऑलरेडी डेवलप हुआ था. ओके, नाउ यू कैन सी हियर प्रिंट एंड द पुअर पीपल. ठीक है, तो आपने देखा प्रिंट एंड विमेन. Now you can see print and the poor people. तो आप देखोगे very cheap small books were brought to the market in 19th century. Madras Town में presently known as Chennai, वहां पे बहुत चीप एंड स्मॉल बुक्स जो है ना मार्केट में लाई गई 19th सेंचुरी में मद्रास के मार्केट में, मद्रास के टाउन्स में. एंड ये जो बुक्स थे दे वर सोल्ड एट क्रॉस रोड्स सो दैट द पुअर पीपल कुड बाय देम. उनको क्रॉस रोड्स के ऊपर ना भेजा गया, क्रॉस रोड्स के ऊपर इनको सेल किया गया सो दैट जो गरीब लोग हैं वो इनको क्या करें, सेल कर सके. सो जो गरीब लोग हैं वो उनको परचेज कर सके बिकॉज दे वर चीप एंड दे वर व्हाट, स्मॉल. एंड पब्लिक लाइब्रेरीज को सेटअप किया गया अर्ली 20th सेंचुरी से, जिससे क्या हो गया कि जो एक्सेस है बुक्स का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया. किससे एक्सेस बुक्स का बढ़ गया? बिकॉज ऑफ सेटिंग अप ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरीज. एंड देन वी आर हैविंग many rich people जो है ना set up library in order to assert their prestige in their area. तो अपने एरिया में अपने प्रेस्टीज को दिखाने के लिए, अपने प्रेस्टीज को डिपिक्ट करने के लिए अमीर लोगों ने भी अब क्या करना स्टार्ट किया, रिच लोगों ने भी अब क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने लाइब्रेरीज सेटअप की. क्यों लाइब्रेरी सेटअप की? ताकि वो भी अपने प्रेस्टीज जो है ना उसको डिपिक्ट कर सके सोसाइटी में. उस वजह से रिच पीपल जो है ना दे स्टार्ट कमिंग फॉरवर्ड एंड उन्होंने भी लाइब्रेरीज को सेटअप करना स्टार्ट किया. ओके, नाउ यू कैन से प्रिंट एंड द सेंसरशिप. ठीक है ना, प्रिंट एंड सेंसरशिप कि प्रिंट के ऊपर लाइक फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर्स की हम बात करेंगे या डिफरेंट मैगजीन्स की हम बात करेंगे तो कॉलोनियल पीरियड में इसके ऊपर सेंसरशिप लगाई गई. एज यू कैन सी हियर बिफोर 1798 द कॉलोनियल रूलर्स वर नॉट टू कंसर्न्ड अबाउट द सेंसरशिप. कि 1798 के बाद 1798 से पहले जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, दे वर नॉट बॉदर्ड, दे वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द व्हाट, अबाउट द सेंसरशिप कि हम न्यूज़पेपर उसके ऊपर ये मैगजीन उसके ऊपर बैन लगाएंगे. इनिशियली द कंट्रोल मेजर्स वर डायरेक्टेड अगेंस्ट इंग्लिशमैन in India who were critical of the companies company misrule. तो इनिशियली आप देखोगे कंट्रोल मेजर्स किसके ऊपर थे? कंट्रोल खाली आप देखोगे इंग्लिशमैन के ऊपर था. वो इंग्लिशमैन जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी
जो था ना उसी का वहां पे आप देखोगे मिसरूल का नाम मिसरूल करते थे, या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे ना वो यहां पे आपको पता ही की थी कि दैट दे इंडल्ज्ड हियर इन द डिफरेंट अनफेयर एक्टिविटीज, और इन्हें यहां से बहुत ही ज्यादा वेल्थ लिया था जिनको नाबूबस बाद में फिर टाइटल दिया गया, एंड दे वेंट बैक टू इंग्लैंड एंड दे स्टार्टेड लिविंग अ वेरी लग्जरियस लाइफ देयर। तो यहां पे आप देखोगे इनिशियली कंट्रोल मेजर जो थे ना वो किसकी क्या ना किसके अगेंस्ट थे, दे वर डायरेक्ट अगेंस्ट इंग्लिशमैन। वो कंट्रोल मेजर्स किन के ऊपर थे, इंग्लिशमैन के ऊपर इन इंडिया, हु आर क्रिटिकल ऑफ कंपनी रूल, एंड जो क्रिटिसाइज करते थे किसका, कंपनी के मिस रूल को यहां पे क्रिटिसाइज कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को क्रिटिसाइज कर रहे थे। उन्हीं ना इंग्लिश मैन के ऊपर पहले कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता था थ्रू सेंसरशिप। ओके, तो इंडिया के ऊपर पहले इंडिया में आप देखोगे जो इन्होंने यहां पे अप्लाई नहीं किया सेंसरशिप, खाली उन इंग्लिश मैन के ऊपर जो क्रिटिसाइज कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल यहां पे। उसके बाद में रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जिसको बोला जाता है द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857, या जिसको बोला जाता है वीडी सावरकर ने बोला कि इट वाज इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद में जो एटीट्यूड था ना दिस टू फ्री द एटीट्यूड टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज्ड, और उसके बाद में दिस जो एटीट्यूड था फ्रीडम ऑफ प्रेस का वो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद में फिर क्या चेंज हो जाता है, और बाद में गवर्नमेंट ने एक एक्ट यहां पे पास किया जिसका नाम था वर्निकुलर प्रेस एक्ट। इससे रिलेटेड भी आपने स्टार्टिंग में ही देखा वर्निकुलर प्रेस एक्ट क्या है। तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया 1878 में, और ये जो एक्ट क्या था यहां पे, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने खाली यहां पे याद रखा कि वर्निकुलर प्रेस एक्ट कब पास किया गया 1878 में, मगर इस एक्ट के जरिए ब्रिटेन गवर्नमेंट ने यहां पे क्या किया, दिस द एक्ट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट्स टू सेंसर रिपोर्ट्स। तो इस एक्ट ने गवर्नमेंट को एक्सटेंसिव राइट्स प्रोवाइड किए। क्या एक्सटेंसिव राइट्स प्रोवाइड किए कि गवर्नमेंट सेंसर जो है ना दिस इंपोज कर सकता है रिपोर्ट्स के ऊपर, एंड इसके अलावा एडिटोरियल्स के ऊपर इन द दिस वर्निकुलर प्रेस। जो वर्निकुलर प्रेस है इंडिया का, जो इंडिया का अपना प्रेस है, उसमें से आप देखोगे रिपोर्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट सेंसर लगा सकता है, और उसके बाद में एडिटोरियल्स के ऊपर जो वर्निकुलर लैंग्वेजेस में पब्लिश होता है उनके ऊपर गवर्नमेंट क्या सेंसर, गवर्नमेंट ने सेंसर लगाया, या गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी गई कि सेंसर इंपोज कर सकता है ऑन द रिपोर्ट्स एंड ऑन द these editorials which were published in the vernacular languages. As you can see here, in case of seditious report, the newspaper was warned. अगर कुछ ऐसा ऐसा seditious report ना publish होगा जो ना जिसके ऊपर ना शक होगा, ठीक है ना, उसको क्या किया गया, पहले उसको वार्न किया जाता था, ठीक है ना। अगर कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी एडिटोरियल में या कोई किसी भी मैगजीन में कोई ना सेडिशियस ना रिपोर्ट पब्लिश होता था, ठीक है ना, तो पहले उसको क्या किया जाता था, न्यूज़पेपर को पहले खाली क्या वार्न किया जाता था। उसके बाद में फिर इफ द वार्निंग वाज इग्नोर्ड, अगर वार्निंग को वो लोग इग्नोर करते फिर प्रेस को क्या किया जाता था, इट वाज लेटर ऑन लायबल टू बी सीज्ड, और बाद में फिर इसको क्या किया जाता था, इसको सीज किया जाता था और प्रिंटिंग मशीनरी को कन्फिस्केट किया जाता था। सो दीज वर द डिफरेंट वी कैन से द प्रोविजंस आर डिफरेंट फीचर्स ऑफ द वर्निकुलर प्रेस एक्ट। आई गेस लॉर्ड लाइटन ने इस एक्ट को पास किया 1878 में, जिसमें डिफरेंट राइट्स जो है ना कॉलोनियल गवर्नमेंट को मिले कि वो सेंसर इंपोज कर सकता है रिपोर्ट्स के ऊपर, दिस एडिटोरियल्स के ऊपर विच वर पब्लिश्ड इन द दिस वर्निकुलर लैंग्वेज। एंड उसके बाद में कि अगर कोई सेडिशियस रिपोर्ट होगा पहले वार्निंग दी जाएगी, उसके बाद में वार्निंग के बाद में प्रेस जो है ना वो बन जाता है लायबल टू बी सीज्ड, एंड उतना ही नहीं बल्कि बाद में फिर प्रिंटिंग मशीनरी को बाद में फिर क्या किया जाता था, कन्फिस्केट किया जाता था। ओके, सो दीज वर द डिफरेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। चैप्टर जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया, जिस चैप्टर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इट वाज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट ORCC सेशन में इंशाल्लाह कोई दूसरा चैप्टर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने जाऊंगा उस टाइम। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज एंड हैव अ नाइस डे।